एवरीवन वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका। आज की इस क्लास में हम एचपी टेट बायोलॉजी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये पीवाईक्यू सीरीज हमारी चली है जिसमें हमने ऑलरेडी 120 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हुए हैं। आज हम 121st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को और वही रूटीन रहेगी। क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम इसी क्वेश्चन से बनाएंगे जो आपके टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 121st, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो इससे पहले भी मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बता चुकी हूँ, तो जिनको आंसर आते होंगे क्वेश्चंस के वो साथ के साथ कमेंट भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन ए है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है राइबोसोम्स ऑफ 80s, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है राइबोसोम ऑफ 70s। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 70s राइबोसोम यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके प्रोकैरियोट्स में, है ना। प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। राइबोसोम 80 यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ये भी यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है ना। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 121। थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, आप यहाँ सामने आपको लगी हुई है इमेज, क्या डिफरेंसेस रहते हैं। और डिफरेंस पे अगर हम आए तो ये रहा आपका डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होता है और स्मॉल होता है, साइज काफी छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर होते हैं, न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। सर्कुलर डीएनए इनके पास होता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम रहते हैं इनके पास, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस सारी की सारी एब्सेंट होती हैं। रिप्रोड्यूस बोथ बाय सेक्सुअली एंड एसेक्सुअल मेथड्स। सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल मेनली इसमें बैक्टीरिया आ जाएगा। मोनेरा किंगडम आपका प्रोकैरियोट्स से भरा पड़ा है ना। फिर है यूकैरियोट्स, ये लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। सेल की अगर बात करें लार्ज साइज रहेगा एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। जैसे प्रोटिस्टा किंगडम की बात अगर हम करें और बाकी के रेस्ट ऑफ द किंगडम है ना, सारे हमने पढ़े हुए हैं RH व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन। न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है, लीनियर डीएनए होता है, पेयर्ड डिप्लॉयड क्रोमोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सारी की सारी रहेंगी इनके पास। मोस्टली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस से भी होता है ना। एग्जाम्पल आर प्लांट एंड एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो ये डिफरेंस भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अब चलेंगे 22nd क्वेश्चन के ऊपर। टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ अमीबा आर कॉल्ड एज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, स्यूडोपोडिया या फिर सीलिया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अमीबा को क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं इसको? स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये जो स्यूडोपोडिया है ये दो चीजों में काम करता है अमीबा की। सबसे पहले तो लोकोमोशन में एंड सेकंड है न्यूट्रिशन में। जब आप सोचेंगे न्यूट्रिशन में कैसे, तो ये एनगल्फ करता है फूड पार्टिकल को जो भी सराउंडिंग में इसके अमीबा के रहेंगे, जिसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेगोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग सॉरी द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग फूड इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, जो कि अमीबा करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स स्यूडोपोडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्यूडोपोडिया ये रहे, ये जो बाहर को प्रोजेक्शंस बनी है ना, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडियास। इन्हीं की हेल्प से ये मूवमेंट भी करता है, लोकोमोट भी करेगा, लोकोमोशन भी होगी और साथ के साथ इनमें फूड भी इनसाइड अपने एनगल्फ ये कर सकता है। अब अमीबा की बात करें तो अमीबा एक क्या है? ये अमीबा, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, मतलब एनिमल सेल है ये मेनली। और एनिमल सेल है तो इसका मतलब इसके पास सेल वॉल नहीं है। ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ आपको इसके बारे में। सेल वॉल नहीं है और ठीक है, इतना काफी है वैसे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। कौन सी न्यूट्रिशन होती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। चलिए, तो ये था 122nd क्वेश्चन। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं फ्लूइड मीडियम को? लिम्फ, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ऑल ऑफ अबव।
ब्लड आपको पता है रेड कलर का सब्सटेंस आप कह सकते हो आपकी बॉडी में फ्लूइड है ना? उसका फ्लूइड मीडियम को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है, तो उसको कहा जाता है प्लाज़्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज़्मा। ये देखो थोड़ा-सा डिफरेंस देख लो प्लाज़्मा, प्लेटलेट्स और लिम्फ के बीच में। प्लाज़्मा की बात करें तो जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का दैट इज़ कॉल्ड प्लाज़्मा। प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ये स्मॉल सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं, ना कि कंप्लीट सेल। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है फिल्टर्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेसेस। लोकेशन की बात करें विद इन ब्लड वेसल आपको प्लाज्मा मिलेगा, प्लेटलेट्स भी ब्लड वेसल में और लिम्फ मिलेगा आपको लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड में। कलर की बात करें प्लाज्मा का कलर होता है पेल येलो कलर का, प्लेटलेट्स कलरलेस होती हैं और लिम्फ भी आपका जनरली कलरलेस ही होता है। प्राइमरी फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। प्लाज्मा की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट ये प्लाज्मा का काम है। प्लेटलेट्स का मेजर काम है ब्लड क्लॉटिंग में और लिम्फ का मेजर काम है इम्यून डिफेंस एंड ड्रेनिंग एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। कंपोजिशन की बात करें 90 to 92% वाटर होता है प्लाज्मा में, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज होते हैं। प्लेटलेट्स में फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स मेगा कैरियोसाइट्स इसके पास रहते हैं और लिम्फ में लिम्फोसाइट रहेंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायटम्स द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बिलोंग टू ग्रुप। ये वाला चैप्टर जो आपका है मेनली हमने किया हुआ है डिस्कस है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पूरा का पूरा हमने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं वहां से डिटेल में। तो इस क्वेश्चन की बात करें किस ग्रुप को ये बिलोंग करते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन भी इनको बोला जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में कि किन्हें कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन और किस ग्रुप को ये बिलोंग करते हैं, क्राइजोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड या फिर यूग्लिनॉइड। चलिए बताइए, जिन्होंने पहले भी क्लासेस लगाई हैं उनको तो आंसर आता होगा इसका। किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं क्राइजोफाइट्स को। ठीक है, क्राइजोफाइटा ग्रुप को। और डायटम्स का एक और कैरेक्टर है कि इनकी जो सेल वॉल है उसमें कौन सा मटेरियल डिपॉजिट हुआ होता है, सिलिका। सिलिकेशियस सेल वॉल होती है इनकी, जिसकी वजह से ये डायटोमेशियस अर्थ भी बनाते हैं। डायटोमेशियस अर्थ भी ये फॉर्म करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है और पूछा गया है एग्जाम में। डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो ये मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आता है काफी कॉमन है जो बार बार पूछा जाता है कि कौन सा डाइनोफ्लैजिलेट रेड टाइड्स की फॉर्मेशन करता है। पढ़ा होगा आपने भी, कौन सा करता है, गॉनिलॉक्स। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्लाइम मोल्ड सिंपल है, ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। कैसे हैं ये, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, याद रखना। यूग्लिनोइड्स में इनका कैरेक्टरिस्टिक एनिमल जो यूग्लिना है उससे क्वेश्चन आता है कि वो क्या है, वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट किंगडम। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट किंगडम, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेटिक एक्ट करता है और अगर सनलाइट इसको ना मिले तो ये हिटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें देखी जाती है, इसलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स बोला गया है इसको। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखिए जो भी मैं आपको बता रही हूँ अभी, तो ये भी आपने याद करते चलना है। इसी के साथ मैं बता दूं हमारा पेड बैच भी अवेलेबल है जिसमें कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है और दो तरह के पेड बैच है। एक कंप्लीट बैच जिसमें आपको पूरी प्रॉपर थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट रहेंगे और एक हमारा प्रैक्टिस सीरीज आजकल चली हुई है लाइव बिल्कुल, उसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं चैप्टर वाइज। क्लास के स्टार्ट में थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज कराई जाएगी उस चैप्टर की, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस रहती है टोटली आपके पीवाईक्यू बेस्ड। उसमें भी आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे, उसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस और आपके मॉक टेस्ट भी वीकली लगते हैं। हर वीक आपका एक मॉक टेस्ट लगता है सैटरडे को। तो जिनको भी हमारे पेड बैच में एनरोल होना है वो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं इन बैचेस की। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पीवाईक्यू का भी बैच है जिसमें आपको कंप्लीट पीवाईक्यू मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस बैच में आप एनरोल होना चाहते हैं आप हो सकते हैं। बस आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज या कॉल कर देनी है और डिटेल ले लेनी है बैचेस की। ठीक है, बाकी जिनको यूट्यूब से पढ़ना है उनके लिए तो आती ही है हमारी क्लासेस डेली, है ना। कभी केमिस्ट्री की आती है, बायो की लगती है, जीके भी आता है और आपका साइकोलॉजी भी आता है। तो हम यूट्यूब पे भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस लाते हैं, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं जिनको लगता है कि हमें यूट्यूब से ही पढ़ना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को थोड़ा सा मैंने और एक्सप्लेन किया है। ये जो क्राइजोफाइटा है, डायनोफ्लैजिलेट है, यूग्लिनॉइड है, स्लाइम मोल्ड है, इनके मेन कैरेक्टर, जैसे हैबिटेट की बात करें, जो क्राइजोफाइट्स हैं जिसमें डायटम हमने पढ़े, ये मेनली फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाए जाएंगे। डायनोफ्लैजिलेट मोस्टली मरीन होते हैं। यूग्लिनॉइड स्टेगनेंट और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। स्लाइम मोल्ड या कि ट्विग्स और डिकेइंग लीव्स पे पाए जाएंगे। सेल वॉल की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सिलिका होती है डायटम्स में, जो क्राइजोफाइट है। डायनोफ्लैचलेट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। यूग्लिनॉइड में एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, पेलिकल। सेल वॉल एब्सेंट होती है यूग्लिनॉइड में, जो कि एनिमल लाइक कैरेक्टर है, ठीक है। नो सेल वॉल इन वेजिटेटिव फेज एंड स्पोर हैव ट्रू वॉल्स, स्लाइम मोल्ड्स की अगर हम बात करें। न्यूट्रिशन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्राइजोफाइट्स में फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है, मतलब ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, हमने पढ़ा था। डायनोफ्लैजिलेट भी प्रोड्यूसर हैं। यूग्लिनॉइड मिक्सोट्रॉपिक होते हैं और स्लाइम मोल्ड आपके सेप्रोफिटिक होते हैं। मूवमेंट की बात करें, पैसिव मूवमेंट रहती है मेनली क्राइजोफाइट्स में, क्योंकि ये खुद से मूवमेंट नहीं करते हैं। जिस तरफ को पानी का फ्लो होगा उसी तरफ ये भी मूव करेंगे पानी के साथ साथ, इसीलिए पैसिव बोला गया है। डायनोफ्लैजिलेट्स के पास 2 फ्लैजिला होते हैं, यूग्लिनॉइड्स के पास भी 2, और स्लाइम मोल्ड आपकी अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। स्पेशल फैक्ट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायटोमेशियस अर्थ फॉर्म करते हैं क्राइजोफाइट्स। डायनोफ्लैजिलेट रेड टाइड कॉज करते हैं। यूग्लिनॉइड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, एंड स्लाइम मोल्ड फॉर्म करते हैं प्लाज्मोडियम। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपकी, जो मैंने अभी सर्कल किए, स्पेशल फैक्ट मेनली। ये सेल वॉल वाला, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो इनको याद कर लेना है आपने अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Fucoxanthin is found in red algae, brown algae, green algae, blue green algae। किस में पाया जाता है फ्यूकोक्सेंथिन पिगमेंट? अगेन ये वाला चैप्टर भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, और ये पिगमेंट और इन तीनों एल्गीज के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो भी मैंने बताया। ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पता है, ये एल्गी को बिलोंग नहीं करता है, ये मोनेरा किंगडम को बिलोंग करता है, जिसको बीजीए बोलते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोला जाता है, तो ये तो आपका अलग है। फ्यूकोक्सेंथिन किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। किस में पाया जाता है? ब्राउन एल्गी में ये पाया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। अगर रेड एल्गी की बात की जाए तो ये बिलोंग करता है रोडोफाइसेई को। ब्राउन एल्गी फेयोफाइसेई, और ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसेई। ठीक है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में जान लेते हैं। कॉमन नेम हमने देख लिए, एल्गी की क्लास भी हमने देख ली। अब आ जाओ मेजर पिगमेंट पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आए तीनों एल्गी से। क्लोरोफाइसेई में मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए बी, फेयोफाइसी में ए सी, और रोडोफाइसी में ए डी। देखो तीनों में ए कॉमन है, फिर बी सी डी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्लोरोफिल ए सभी में है, फिर बी सी डी ये अलग अलग पाए जाते हैं तीनों एल्गीज में। फेयोफाइसेई की बात करें, इसमें फ्यूकोक्सेंथिन पिगमेंट है। रोडोफाइसेई की बात करें, इसमें फाइको इरेथ्रिन पिगमेंट है। स्टोर्ड फूड से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। क्लोरोफाइसेई की बात करें, इनमें जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। फेयोफाइसेई में मैनिटोल और लेमिनेरिन की फॉर्म में, रोडोफाइसेई में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये चार्ट भी आपने, ये टेबल जो मैंने आपको अभी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, अगार अगार का सोर्स। अगार अगार की बात करें, इसका सोर्स होता है जेलीडियम एंड ब्रेसिलेरिया, जो कि एक रेड एल्गी है। ब्रेसिलेरिया की बात करें, और लेमिन ब्राउन एल्गी जो है यहाँ पे, ये रिच सोर्स ऑफ आयोडीन भी होता है। आयोडीन मिलता है हमें ब्राउन एल्गी से, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए, ये काफी बार मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ा दिया है। किसको कहा जाता है? रेड एल्गी, मॉस, पाइन, फंगी। अब देखो डायरेक्ट एग्जांपल बताती हैं, एल्गी नहीं होगा, फंगी नहीं होगा। पाइन आपके जिम्नोस्पर्म है, मॉस है आपकी ब्रायोफाइट, तो यही है आपका करेक्ट आंसर। अगर हम इनडायरेक्टली कहें, एम्फीबियंस कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को। और रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है आपके, प्लांट किंगडम कहा जाता है, ब्रायोफाइट से अगले कौन है? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने एक्स्ट्रा याद रखना है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइकन हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंगस, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सभी को आंसर आता होगा। क्या आंसर होना चाहिए इसका? किसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है ये होते हैं एल्गी एंड फंगाई की। इसमें एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करता है और फंगाई जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जहाँ पे दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ये भी आपने याद रखना है। लाइकन को पायोनियर स्पीशीज भी कहा जाता है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए। और एक चीफ SO2 इंडिकेटर होता है, SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहां पे भी SO2 पॉल्यूशन बढ़ेगा वहां पे लाइकिन कभी ग्रो करेगा ही नहीं। तो इसको इंडिकेटर भी माना जाता है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि सराउंडिंग एयर जो है वो SO2 पॉल्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे लाइकिन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको चीफ इंडिकेटर भी कहा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये भी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन स्पॉन्जेस ओनली? मीजोग्लिया, नर्व सेल, वन एक्सिट, न्यूमरस इनलेट्स। स्पॉन्जेस, पॉरीफेरेंस की बात हो रही है। पॉरीफेरेंस की बात हो रही है। इनमें होती है न्यूमरस इनलेट, ऑस्टिया। सामने आप देख सकते हो ये एक बाथ स्पॉन्ज है, ठीक है। ऑस्टिया बोला जाता है उन इनलेट्स को पानी की एंट्री के लिए, है ना। अगर हम बात करें वाटर की एंट्री, वो भी पूछ ली जा सकती है कि क्या सीक्वेंस रहती है, किस तरीके से वाटर एंटर करता है। तो सबसे पहले ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाएगा, फिर स्पॉन्जोसील में जाएगा और बाहर निकल जाएगा ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए एंट्री वाटर की किस तरीके से होती है और एग्जिट कहाँ से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट? थ्री चैम्बर्ड हार्ट किसके पास है? फ्रॉग के पास, स्नेक के पास, क्रोकोडाइल के पास या लिजर्ड के पास? किसके पास होगा? अगर ध्यान से देखो आप, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ये तो सारे के सारे क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं। और फ्रॉग आपका एम्फीबियन है, और एम्फीबियन में कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? पढ़ चुके हो आप पहले ये चीज, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस है रेप्टाइल का, इसके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट। फिशेस की बात करें, इनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें एक एट्रियम, एट वेंट्रिकल होता है, और इनके हार्ट को वीनस हार्ट भी बोलते हैं, याद रखना, पूछा जा सकता है। एम्फीबियंस के पास मोस्टली मोस्टली थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू एट्रिया, वन वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स के पास भी थ्री चैम्बर्ड ही होता है, लेकिन इसको इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड भी बोलते हैं, इसलिए बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे स्नेक और लिजर्ड क्यों नहीं हुए, इनके पास इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसको कंसिडर थ्री चैम्बर्ड ही किया जाता है। करेक्ट आंसर, जो सबसे बेस्ट आंसर था, वो हमने फ्रॉग आंसर किया, एम्फीबियन, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। देखो, एव्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है और मैमल्स में भी फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, और हम में जो है डबल सर्कुलेशन भी पाई जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, राइजोम, ऑल ऑफ अबव। पाइन एप्पल खाया है सभी ने? पाइन एप्पल कौन सा टाइप ऑफ फ्रूट है? बताइए कौन सा टाइप ऑफ फ्रूट होता है ये होता है आपका एग्रीगेट फ्रूट। ये रहा डिफरेंस। सिंपल फ्रूट होते हैं वन फ्लावर वन ओवरी जिनकी, जैसे मैंगो एक सिंपल फ्रूट है। एग्रीगेट फ्रूट होता है वन फ्लावर विद मैनी फ्री ओवरीज, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी। कंपोजिट फ्रूट होता है एन एंटायर इन्फ्लोरेसेंस या ग्रुप ऑफ फ्लावर, जैसे पाइन हो गया, जैक फ्रूट हो गया, फिग हो गया, ठीक है। तो एग्रीगेट फ्रूट की जगह अगर यहाँ कंपोजिट होता तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होती, लेकिन चलो वो नहीं है, तो आप एग्रीगेट फ्रूट भी आंसर कर सकते हो पाइन को, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइलोटैक्सी रेफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ। क्या होती है फाइलोटैक्सी? किस चीज की अरेंजमेंट होती है? फिलोएम एंड जाइलम, लीव्स, वेन्स, ऑक्सिलरी बट। तो याद रखना, फाइलो मींस लीफ, लीफ की अरेंजमेंट अब तीन तरह की होती है अरेंजमेंट, अपोजिट, अल्टरनेट, वर्ल्ड। लीफ एक तो आमने सामने बिल्कुल अपोजिट, अल्टरनेट मतलब एक पहले फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से। वर्ल्ड मतलब एक ही जगह पे चार पत्तियां लगी हुई हैं, एक फूल की तरह गोला सा बनाया हुआ है, वर्ल्ड बनाया हुआ है। तो वर्ल्ड, तीन टाइप की फाइलोटैक्सी हमने पढ़ ली, ये आपने याद रखनी है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अपोजिट आपके कैलोट्रोपिस और गावा में होती है। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसमें जो है अपोजिट फाइलोटैक्सी रहेगी, गावा। अल्टरनेट की बात करें तो ये चाइना रोज, मस्टर्ड,
सनफ्लावर। वर्ल्ड की अगर हम बात करें, एल्स्टोनिया, नीरियम। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, हो सकता है पूछ लिए जाएँ एग्ज़ाम में। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की सीरीज़ ये कंटिन्यू रहे, मैं ऐसे ही एमसीक्यू आपके लिए लेके आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू द सीरीज़ ज़रूर लिखना। उससे मुझे पता चलेगा कि आपको चाहिए इस तरह का कंटेंट, अदरवाइज़ फिर मैं कुछ और लेके आऊँगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है पैटर्न कि हाँ, क्वेश्चन है, उससे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी बन रहे हैं और ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो कंटिन्यू द सीरीज़ प्लीज़ ज़रूर लिखना है आपने, अपने कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। Nasal granule are found in the cytoplasm of eosinophil, striated muscle, neuron, osteocyte। तो ये होते हैं न्यूरॉन्स में, किसमें होते हैं न्यूरॉन, ये देख सकते हो आप। दीज आर द नीजल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है, सीधा याद रखो कि हाँ इसमें होते हैं। और इनका मेन रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। क्या करते हैं ये, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजेला, बोथ हैव 9+2 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट, बोथ ए बी या नन ऑफ दिस। क्या आंसर होना चाहिए इसका? सीलिया एंड फ्लैजेला में कौन सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है? इनमें होती है 9+2 अरेंजमेंट, डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, कौन सी अरेंजमेंट होती है? 9+2 अरेंजमेंट होते हैं। 9 जो है पेरिफेरल डबलेट रहते हैं और 2 जो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगे, इसलिए इनको 9+2 अरेंजमेंट बोला गया है। मोनोसेक्राइड्स आर बॉन्ड टुगेदर बाय, शुगर्स बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा आपने, उसमें मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल भी आपने पढ़े होंगे। तो मोनोसेक्राइड में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है। कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग वहां पे प्रेजेंट होती है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन ये भी। अब बात करें अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग इनमें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं आपके मोनोसेक्राइड से, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो एसिड, लिपिड बने होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के, और न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। मोनोसेक्राइड में बॉन्डिंग होती है ग्लाइकोसिडिक, अमीनो एसिड में होती है पेप्टाइड बॉन्ड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में होती है एस्टर, न्यूक्लियोटाइड्स में होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये वाला चार्ट भी जरूर याद रखना। मैं बता दूं ये सारे के जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में। और जो मैं एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको बता रही हूँ थ्योरी, वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पूरे ध्यान से वीडियो सुननी है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, पसंद आ रहा है कंटेंट तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दें। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? 1, -1, 0 या फिर 10? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्योर वाटर का देखा जाए तो ये होता है 0। कितना होता है? 0। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट? कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ये रहे आपके मैक्रो, ये रहे माइक्रो, एक बार पढ़ लो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट आयरन, मैंगनीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, जिंक, निकल, कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो अब आंसर आप कर सकते हैं, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? कौन सा है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट? इट इज कॉपर। पढ़ लेना इस चार्ट को भी। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस ड्यूरिंग, कब होती है रेप्लिकेशन? G1 स्टेज में, G2 स्टेज में, S स्टेज में या माइटोटिक? आई थिंक सेल साइकिल चैप्टर से ये क्वेश्चन है और मैंने ये चैप्टर आपका यूट्यूब पे करवाया हुआ है कंप्लीट, तो देखना जरूर, प्लेलिस्ट में जाना बायोलॉजी की, वहां पे मिल जाएगी आपको सेल साइकिल की वीडियो भी। डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस स्टेज में, कब होता है? एस स्टेज में, इसको सिंथेसिस स्टेज भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखो, सेल साइकिल की बात करें, दो मेजर फेजेस होते हैं, एक आपका इंटरफेज, दूसरा आपका माइटोटिक फेज, जहां पे एक्चुअल डिवीजन होता है। इंटरफेज में आपके फर्दर थ्री थ्री पार्ट्स हैं, G1, S, G2। और माइटोटिक में आपके फिर प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज और
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आएंगे। इसमें साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मेनली 2 रहेंगे, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इंटरफेज की बात करें, G1 में सेल ग्रो करता है, S में डीएनए सिंथेसिस, G2 में मोर ग्रोथ होगी, मतलब प्रिपरेशन हो रही है माइटोसिस के लिए। माइटोसिस के फर्दर सेगमेंट पार्ट फेज कह सकते हो आप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और जी नॉट एक रेस्टिंग स्टेट होती है वेयर द सेल परफॉर्म इट्स फंक्शन एंड इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर टू डिवाइड। और जी नॉट फेज को क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1, 2, 1.5 एंड 0.5। इस टॉपिक से भी काफी बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। आरक्यू रेस्पिरेटरी कोशेंट कार्बोहाइड्रेट का होता है 1। बाकी का भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है 1, फैटी एसिड 0.7, प्रोटीन का होता है 0.9। ये पूरी की पूरी वैल्यूज आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द नेट यील्ड ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में? 30, 34, 38 या फिर 2? कितने होते हैं? अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें 38 एटीपी जनरेट होते हैं, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। एक्रोमेगाली इज ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच इन चिल्ड्रन, ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है, ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन, जीएच आफ्टर एडोलेसेंस, एसीटीएच या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज जीएच आफ्टर एडोलेसेंस। एक्रोमेगाली होता है ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच आफ्टर एडोलेसेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग? स्पाइडर, हनी बी, क्रो, अर्थवॉर्म। और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? हनी बी। हनी बी में आपको ड्रोन देखने को मिलेंगे, आपको क्वीन हनी बी देखने को मिलेगी और आपको वर्कर बी देखने को मिलेगी, है ना। तो अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस, और हनी बी में देखी जाती है ये। जो ड्रोन्स हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्वीन ने ले किए होते हैं, और वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ड्रोन हैप्लॉइड होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वर्कर एंड क्वींस आपके फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं और वो डिप्लॉयड होते हैं। ड्रोन होते हैं पार्थिनोजेनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीफॉर्म apparatus occur in synergid, एंटीपोडल, एग apparatus, none of these। तो इसके लिए आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये आपका एम्ब्रियो सैक है, देखो एंटीपोडल 3 यहाँ पे चिलेजल एंड के साइड, सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में, ये एग है, सिनर्जिड्स यहाँ पे, और ये रहे आपके फिलीफॉर्म apparatus माइक्रोपाइलर एंड पे। और क्वेश्चन हमें क्या आया हुआ है? अक्कर्स इन कहाँ पे होते हैं? सिनर्जिड, एंटीपोडल, एग apparatus कहाँ पे होते हैं? अब आंसर कर सकते हैं आप। ये होते हैं सिनर्जिड्स में, ठीक है, सिनर्जिड्स के साइड। और अगर बात करें तो सिनर्जिड्स की साइड होते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये भी। तो ये गाइड करते हैं जब पोलन ट्यूब एंटर करती है आपकी, सॉरी, वो स्पर्म एंटर करेगा ना, मेल गैमीट जब एंटर करेगा उसको गाइड करते हैं ये एंट्री एंट्री को। द क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट इज, ये भी मैंने पहले करवाया एमसीक्यू है, याद आपको? टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस, ऑल ऑफ अबव। देखो रिपीट इसलिए हो रहे हैं ना एमसीक्यू, क्योंकि टैट के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो पीवाईक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बिना पेपर में जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं पहली बात तो, और हमें टॉपिक्स का पता लगता है कि किस टॉपिक से मेनली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो काफी अच्छा रहता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाएं एग्जाम के लिए। 143 की बात करें तो ये टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है। कैसा होता है? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं इसको। किस किस के बीच में हो रहा है क्रॉस? F1 जनरेशन के बीच में और रिसेसिव पेरेंट के बीच में। पॉलीपेप्टाइड चेन एंड्स एट कोडोन, UAA, UAC, UCA, UGG। एंड का मतलब है स्टॉप कोडोन, आपसे पूछा गया है। कौन सा है इसमें से स्टॉप कोडोन? पता होना चाहिए। 3 ही स्टॉप कोडोन मैंने आपको बताए हुए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज UAA। कौन कौन से हैं? ये हैं UAA, UAG, UGA। तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पता होना चाहिए स्टॉप कोडोन क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं। UAA, UAG एंड UGA। नेक्स्ट है मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, मेगास्पोर सेल, ट्यूब सेल। कौन बनाता है मेल गैमीट? जेनरेटिव सेल। कौन सा? जेनरेटिव सेल, ठीक है। ये रहा आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन से और भी क्वेश्चन बनते हैं। आउटर मोस्ट वॉल
को क्या कहा जाता है? आउटर वॉल को कहा जाता है एक्साइन। ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इनर वॉल की बात करें, उसे कहा जाता है इंटाइन। ठीक है, देखो एक इसमें जनरेटिव सेल रहेगा, एक इसमें वेजिटेटिव सेल रहेगा, ये रहा। यही है मेन चीजें, जहां से फिर जनरेटिव सेल से आपके दो स्पर्म बनेंगे और वेजिटेटिव न्यूक्लियस आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, अ बेबी हैज बॉर्न विद अ स्मॉल टेल, इट इज अ केस एग्जिबिटिंग एटाविज्म, मेटामॉर्फोसिस, डिटेरोग्रेसिव इवोल्यूशन या फिर म्यूटेशन। क्या कहेंगे इस केस को? ये पूछा गया है आपसे। इसे कहते हैं एटाविज्म, मतलब एंसेस्ट्रल कोई कैरेक्टर आपके अंदर वापस से शो हो रहा है, दैट इज एटाविज्म, और इसका कोई यूज भी नहीं रहता है। ठीक है, एटाविज्म इसे कहा जाता है। इसको रिवर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रिवर्जन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। अब आप इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि मैंने शुरू में ही डिफरेंस आपको बताया था। डीएनए, सेल वॉल, सेंट्रियोल, राइबोसोम, इनमें से कौन सी चीज प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होगी? सेंट्रियोल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो। फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो इनमें से कौन सी है? ये पूछा गया है, बताओ। पहले भी करवाया हुआ मैंने। 3:1। 9:3:3:1 की बात करें तो ये फिनोटिपिक डाई हाइब्रिड रेशो है। फिनोटिपिक डाई हाइब्रिड रेशो। 1:2:2 1:2:1 की बात की जाए तो ये जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो, इससे पहले भी आपकी क्लासेस लग चुकी है ना, प्रीवियस ईयर की सीरीज चली हुई है, तो इससे पहले के क्वेश्चन की ऑलरेडी क्लासेस लग चुकी है। ये उन एस्पेरेंट को मैं बता रही हूँ जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। पहली वाली वीडियोस भी जरूर देखें, अभी तक हमने लगभग 120 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 1:1 की बात करें, ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशो है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशो है ये। नेक्स्ट है, फाइलोड इज एन मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल, स्टेम, लीफ, पेडंकल। किसकी मॉडिफिकेशन है ये मॉडिफिकेशन है पेटियोल की। किसकी? पेटियोल की। देखो दो तीन टर्म है जो एग्जाम में पूछी गई है और इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली फाइलोड, पेटियोल की मॉडिफिकेशन। फाइलोक्लेड, स्टेम की मॉडिफिकेशन। क्लेडोड आपकी स्टेम की मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, पेटियोल का ऑस्पिकेशिया, स्टेम का ओपनशिया, स्टेम अगेन अगर क्लेडोड की बात करें तो एस्पेरेगस एंड रस्कस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको भी अच्छे से। If the base sequence of one chain of DNA is A, C, T, D, T, G, T, then what will be the base of opposite chain? मान लो ये DNA है, एक आपको बोला A, C, G, T, T, G, T, तो ये पूछी गई है जो आपकी अपोजिट चेन है उसकी क्या होगी। सबसे पहले तो आपको प्यूरिन पिरिमिडिन के नाइट्रोजन बेसिस का पेयरिंग का पता होना चाहिए। याद रखना ए हमेशा पेयर करता है टी के साथ और जी पेयर करता है सी के साथ। ठीक है, तो बस वही लिख दो। ए किसके साथ पेयर करेगा? टी के साथ। सी करेगी जी के साथ। जी करेगा सी के साथ। टी करेगा ए के साथ। जी करेगा सी के साथ और टी करेगा ए के साथ। तो ढूंढो कौन सी ऑप्शन में है टी जी। टी जी सी ए ए सी ए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप बता सकते हो। ये याद रखना है कि पेयरिंग कौन किसके साथ करता है, फिर आप खुद बना लोगे ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके जो हम आज डिस्कस कर रहे थे। 150 हमने डिस्कस कर लिए और टोटल अभी तक, और 151 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन है तो इसका आंसर सभी एस्पेरेंट कमेंट जरूर करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में। जरूर कमेंट करना है आपने, बहुत ही जरूरी है इसका कमेंट करना आपके लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ एंजाइम दैट टेक पार्ट इन सिट्रिक एसिड साइकिल आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, जरूर इसका कमेंट करना है आप सबने। बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकता है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे लिंक प्रोवाइडेड हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है बहुत अच्छी बात है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, ये देखो डिफरेंट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। HP टेट मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो दोनों की प्रेपरेशन कराई जाती है।
मेडिकल एस्पिरेंट्स को मैं बता दूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जीके, साइकोलॉजी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और पेड कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं। ठीक है? चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। धन्यवाद।